नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे जो पिछली क्लास का ड्यू टॉपिक है समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत जो टॉपिक हमने वहां पर उसको ड्रॉप किया था डीपीएसपी के तहत। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के तहत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म यूसीसी, ठीक है। यूसीसी क्या है यानी समान नागरिक संहिता क्या है या समान सिविल कोड क्या है। समान सिविल का मतलब वही जनता से है, ठीक है, नागरिक से है। सिविल कोड यानी संहिता, यह क्या सिस्टम है इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम आपको कुछ केस बता दें जिससे आपको यह स्पष्ट एकदम समझ में आ जाएगा कि यह वास्तविकता में क्या है समान नागरिक संहिता। ऐसे हम बताएंगे आपको बहुत अच्छा समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ केसेस के माध्यम से हम लोग अगर क्लास को स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है। जैसे एक केस ले लेते हैं हम, राजस्थान की मीणा समुदाय। राजस्थान में एक मीणा समुदाय है, ठीक है। वहां पर मतलब एक पति पत्नी है थे, जिन्होंने क्या किया कि पति ने क्या किया, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। पति ने क्या किया, अपनी पत्नी को तलाक दिया। और तलाक में जो है कोर्ट गया, वहाँ के जो है जो भी अधीनस्थ न्यायालय होगा तो वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पर कोर्ट में दोनों ने अपना पक्ष रखा। तो उसमें पक्ष में जो है पति ने कहा कि हमको तलाक चाहिए है। तो ठीक है, तलाक चाहिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तलाक चाहिए, ठीक। तो वहाँ पर जो लड़की का पक्ष रखा गया, वो लड़की ने अपना जो पक्ष रखा है वो अब तलाक किस आधार पर चाहिए था। जैसे एक्चुअली इन्होंने क्या किया था कि हिंदू रीति रिवाज यानी एक आपको एक्ट हम बता देते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट, यह 1955, पहले ये समझ लीजिए दोस्तों, वो भी अभी समझाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ही जितने भी हिंदू धर्म में जो है शादियां होती हैं तो वो सभी जो है शादियां 1955 के तहत होती है। मतलब इसके अंतर क्या है कि जैसे जो भी हमारी प्रथा है, प्रथा का मतलब उसमें जो है जो भी फेरे होते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी रीति रिवाज होते हैं, यह सब इसमें संकलित है। और यदि इस विधि से अगर कोई भी शादी करता है तो उसको यही माना जाता है कि वह हिंदू एक्ट के तहत शादी की गई है, ठीक है दोस्तों। तो यह माना जाता है, ठीक है। तो अब जैसे ये जो यह समुदाय था, मीणा समुदाय, इसने जो शादी की थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत की थी, यानी हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए इन्होंने शादी की थी। अब लड़के ने अपना पक्ष रखा कि मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हमने शादी की है तो हमको जो है तलाक चाहिए। अब वहां पर लड़की ने जो पक्ष रखा वो सोचनीय हो गया। वहां पर क्या मतलब जो है वहां पर जो है रखा उसने, उसने कहा कि जो हमारी जनजाति है मीणा समुदाय, उस जनजाति का एक नियम है, एक प्रथा है कि हमारी जनजाति में तलाक नहीं होता है शादी के बाद। अब यहाँ पर जो है आर्टिकल वही जो है 45 आर्टिकल मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 वाला जो है 25, 26, 27 तक जो है इसको संरक्षण दिया गया है, 28 तक, ठीक है। 25 से 28 तक जो है इसमें संरक्षण दिया गया है कि यह जो है धर्म धर्म से रिलेटेड और रीति रिवाजों से रिलेटेड आ जाता है, इतना ही से मान के चलिए, ठीक है। तो उसमें अब ये आ गया, अब ये उनके जो है स्पेशल जाति से मतलब ताल्लुकात रखता था कि उनकी जाति अगर जो है अगर ये फैसला दिया जाए कि आपको 3 तलाक स्वीकार किया जाता है तो उनकी जाति का जो है अपमान हो।
जाति का मतलब जो उनकी जनजाति है, और शेड्यूल कास्ट के लिए मतलब जो है ये कुछ अलग स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। तो समान नागरिक संहिता नहीं है वहाँ पर, जैसे इन चीज़ों के लिए। तो वहाँ पर यह जो है केस उसमें कहा गया कि आपको तलाक नहीं मिल सकता। तो तलाक न मिलने के कारण पुरुष जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। अब दिल्ली हाई कोर्ट में क्या उसने कहा, यही तर्क जो है दिल्ली हाई कोर्ट में रखा गया। तब दिल्ली हाई कोर्ट में ने भी जो है दोनों के पक्ष को लीगल माना। भाई महिला के पक्ष को भी लीगल माना और पुरुष के भी पक्ष को लीगल माना। अब हाई कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है समान नागरिक संहिता का, मतलब समान नागरिक संहिता का आदेश किसको दे रखा है? संसद को दे रखा है कि संसद जो है जल्द ही समान नागरिक संहिता पर एक कानून बनाए और सबके लिए लागू करे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। लेकिन यह बात यहीं पर नहीं खत्म हुई, ऐसे मान के चलिए इनका तो का केस खत्म हुआ है यहाँ पर। लेकिन फिर उसके बाद 1985 का 1985 में शाहबानो, ठीक है, और उनके पति जो है मोहम्मद मोहम्मद अहमद, ठीक है, ये पति पत्नी थे। यह इनकी उम्र, जिस समय का ये केस है, तो यह 60 वर्ष की उम्र थी। इनके 4-5 बच्चे थे। अब इन्होंने 3 तलाक कहकर 3 तलाक कहकर मतलब 3 तलाक कहकर जो है इन्होंने 3 तलाक ले लिया। अब 3 तलाक जब ले लिया तो उस कंडीशन में अब यह जो है 60 वर्ष की उम्र में वे कहाँ जाएंगी? 3 तलाक अब जो है पति ने तलाक दे दिया। उस कंडीशन में यह कोर्ट केस बना और फाइनली यह केस पहुंचा जाकर, और वो भी इन्होंने साहबानों ने जो केस किया था वो गुजारा भत्ता के लिए किया था कि मान लीजिए पति हमारे छोड़ दिए हैं, तो अब हमको जो है हमारे 5-6 बच्चे हैं जो भी, तो उनके लिए अब हमको जो है गुजारा भत्ता, यानी जो भी एलुमनी एक अमाउंट होता है जिसको गुजारा भत्ता कहा जाता है, तो वो हमको लमसम अमाउंट मतलब जो भी हो वो हमको दे दीजिएगा। जैसे जैसे जेब बेजोस ने अपनी जो है पत्नी को तलाक दिया तो एक बहुत अच्छी खासी संपत्ति उनको देनी पड़ी अपनी पत्नी को। इसी प्रकार से ऋतिक रोशन ने भी जो है जो तलाक लिया तो जो है उसमें भी इनको जो है एक लमसम अमाउंट देना पड़ा एलुमनी अमाउंट के रूप में, ठीक है। लेकिन इन पर भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मोहम्मद अहमद पर रखा गया, लेकिन फिर भी एक अमाउंट जो है कि मतलब चर्चा हुई। यहाँ पर बात अमाउंट की नहीं है, यहाँ पर एक रूल्स की है कि क्या जो है इनको मिलेगा वह मतलब एलुमनी अमाउंट जो है जो साहबानो है। तो इस पर देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, ये क्या फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको हम लोग समझते हैं। इसमें इन्होंने मतलब वही पक्ष रखा कि इन्होंने इनके पति ने जो है 3 तलाक दे दिया है और इनको जो है अब गुजारा भत्ता चाहिए। तो महिला मतलब महिलाओं के कानून के तहत जो है महिला संरक्षण अधिनियम के तहत यह जो है दिया जाता है। मतलब जो है अब देखिए इसमें क्या है कि सीआरपीसी जैसे क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, जैसे जो है सीआरपीसी, ठीक है, सीआरपीसी की धारा के तहत क्या किया गया, मोहम्मद पर जो है सीआरपीसी की धारा लगाई गई और इसमें इनको जो है कहा गया कि आप इनको अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर जो है केस को खत्म किया। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अब नारे लगने लगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुस्लिम धर्म गुरुओं या मतलब जो धर्म को चलाते हैं, ऐसे मान के चलिए, तो उन्होंने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कि आपने अब नारे क्यों लगाने शुरू करे, ये भी हम आपको बता देते हैं। मुस्लिमों का जो नियम कानून चलते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मतलब जो है अधीन चलते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। ये 1937 में जो है इनका बनाया गया था। लेकिन यह जो पर्सनल लॉ चलता है ये शरीयत के अनुसार चलता है, ठीक है, शरीयत के अनुसार चलता है। तो ये ध्यान रखना आपको है, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937। और इसी में जो है इनको जो है ये मतलब जो है अधिकार है कि अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को जो है तलाक देता है
तो उसमें उनको गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। तो यह इनमें प्रावधान है। लेकिन अब वो सीआरपीसी के तहत क्या कर दिया गया इनको, मतलब उसकी धारा के तहत इनको जो है गुजारा भत्ता देने के लिए कह दिया गया। तो जो मुस्लिम संप्रदाय के धर्मगुरु या जो है धर्म संचालन के लोगों ने इस फैसले को अपने पर ले लिया। अपने पर लेने का मतलब है कि उन्होंने बताया कि हमारे पर्सनल लॉ पर जो है ये बिल्कुल अपोजिट आ जाता है, क्योंकि इनको इनके लॉ में जो है वो ऐसे मान के चलिए गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन सीआरपीसी में है। अब देखिए यहाँ पर ये हिंदू के लिए लागू होता है सीआरपीसी, वो सबके सब पर तो लागू नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब इस पर जब नारे लगने लगे तो राजीव गांधी की उस समय सरकार थी, ठीक है, राजीव गांधी की जो सरकार थी उन पर जो है एक नैतिक दबाव बना, क्योंकि 84 में मृत्यु हुई थी इंदिरा गांधी की, तो उसके बाद जो है राजीव गांधी की सरकार बनी, और राजीव गांधी की जो सरकार बनी उस पर नैतिक दबाव यह पड़ने लगा, तो उन्होंने जो है संसद में एक बिल पास कराया। 19 संसद में जो बिल राजीव गांधी ने पास कराया वो जो है बिल है मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम। एक बार फिर से हम बता देते हैं, मुस्लिम मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986। अब देखिए राजीव गांधी के द्वारा यह जो है संसद में एक बिल पास कराया गया जो कि मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986। इसके तहत यह इन्होंने प्रावधान किया कि इसमें जो है जो महिला को तलाक दिया जाएगा तो तलाक पर जो है इनको गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। वही मतलब जो शरीयत में जो है उनके मुस्लिम लॉ में जो इनके संकलित है, तो उसी को इन्होंने जो है रेपुटेशन कर दिया, यानी उसी को एक कानून बनाकर इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर जो है इन्होंने मुस्लिमों का तुष्टीकरण के लिए, मतलब वोट बैंक के लिए इन्होंने यह काम किया, और इसी पर अब नारे लगने लगे इनके विरुद्ध, राजीव गांधी के खिलाफ लगने लगे। अब यह भी बड़ा चिंतित हुए, कहने हम सोचे कि जो है कुछ, और वो भी कुछ जो है धर्म गुरुओं के बात कहने पर इन्होंने ये कर दिया ऐसा काम। तो फाइनली इनके विरुद्ध नारे लगने लगे, महिलाएं भी, मुस्लिम महिलाएं भी नाराज हुई बहुत सी। तो अब इनको वोट बैंक की चिंता सताने लगी। फाइनली अब हिंदू एक बहुसंख्यक है, तो बहुसंख्यक भी अब इनके विरुद्ध हो गया। तो अब इनको चुनाव लड़ना था, वही मान के चलिए 70 69 में, 79 में, ठीक है, 79 में भी नहीं, 89 में मान के चलिए, ठीक है, 89 में, क्योंकि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद 85 में सरकार में आए थे, फिर उसके बाद जो है 89 में जो है चुनाव होना था। तो 89 में जब चुनाव के समय इन्होंने इसीलिए जो है वहां पर जो है इसी का मुद्दा जो है जुड़ा है, आपका जो ये क्या नाम, राम मंदिर वाला मुद्दा यहीं पर जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से जुड़ा हुआ है राम मंदिर का मुद्दा, तो इसको हम बताते हैं कि जैसे वहां पर इन्होंने उसी टाइम की बात है 1989 में इन्होंने वहां पर मतलब जो है जो विवादित भूमि थी वहां पर राम जन्मभूमि पर जो है पूजा की संकल्पना, यानी पूजा को जो है इन्होंने अलाउड कर दिया, ठीक है, इन्होंने पूजा को अलाउड कर दिया। अब वहां पर यह भी इनका एक समझ लीजिए एक प्रकार से जो है चुनावी एक मुद्दा है, जो कि वो हम लोगों का अभी का टॉपिक नहीं है वर्तमान का, लेकिन हमने जो बात चली तो जो वहां पर जो है जो पूजा का अधिकार जो दिया गया है वो इसी समय के माध्यम से दिया गया है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर पूजा नहीं हो पाती थी क्योंकि विवादित भूमि थी, तो इसलिए पूजा, लेकिन पूजा का अधिकार वहां पर दे दिया गया फिर उसके बाद। अब जो है यहाँ पर कहानी अब क्या मतलब जो है बनी, अब कहानी यह बनी कि आपको अब मोटी सी बात समझ में आ जाना चाहिए कि जो समान नागरिक संहिता है वो क्या है। समान नागरिक संहिता यानी समान नागरिक संहिता का प्रावधान तो आर्टिकल 44 में है जो डीपीएसपी के तहत है, लेकिन वास्तव में समान नागरिक संहिता अभी कानून के तहत लागू नहीं की गई, संसद के द्वारा लागू नहीं किया गया, संसद के द्वारा अभी लागू नहीं किया गया। जब देश एक है
अब कोर्ट कैसे फंस जाते हैं, क्यों मनुष्य पिसता है अपने रीति रिवाजों में? उसका कारण है कि उनके लिए समान नागरिक संहिता, जब देश एक है तो उनके लिए कानून भी एक होने चाहिए, जिससे कोर्ट को भी फैसला सुनाने में एक बहुत ही, और व्यक्ति के अधिकारों को भी जो है संरक्षण मिले समान नागरिक संहिता से। अब जैसे मतलब जो है हिंदुओं में मैरिज जो होती है वो 1955 के तहत होती है, हिंदू मैरिज एक्ट। ईसाइयों में अलग होती है और मुसलमानों में शरीयत के अनुसार होती है। तो अब सबके अलग अलग नियम हैं, और उसमें जो है केवल जो सीआरपीसी है वो धारा जो है, जैसे वो केवल जो है हिंदुओं पर लागू होती है। हिंदुओं का मतलब जो है, जो हिंदू हिंदू शब्द का मतलब है हिंदू मतलब जो है, जो उसमें सिख और जैन बौद्ध ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हिंदू के तहत आते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब जो है प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, अगर हिंदू शब्द बोला जाएगा तो इसका तात्पर्य क्या होगा, तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब यह कहानी है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता नहीं है, तो उसी को लागू करना है। जैसे अब ये 2 केसों के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वास्तव में क्या है यूसीसी, यानी समान सिविल संहिता का फिर से हम अब अर्थ बता दे रहे हैं कि नागरिकों के लिए सार्वजनिक आचरण के लिए, तार्किक एवं प्रगतिशील आचरणों के लिए, मान्यताओं के लिए या अधिकार पर व्यवहारों का निर्धारण करना। यानी सार्वजनिक आचरण से हमारा तात्पर्य क्या है कि ऐसे आचरण से है जिनका समाज एवं समुदाय पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो। वर्तमान समय में सार्वजनिक आचरण के नियम धर्म की मान्यताओं पर आधारित है, अतः वो भेदभाव युक्त है। उसमें जैसे 3 तलाक ही है तो भेदभाव युक्त है, या अदर भी ऐसे बहुत से कानून हैं जो भेदभाव रहित है, कुरीतियों से लिप्त हैं, व्याप्त हैं, तो ऐसे। अब इसका महत्व क्या है? यह सार्वजनिक आचरण के आधार पर समाज में मौजूद या विद्यमान भेदभाव पर नियंत्रण करता है। क्या? यूसीसी, यानी समान नागरिक संहिता, ठीक है। और सभी के लिए एक समान व्यवहार की व्याख्या करता है। यह प्रत्येक नागरिक को सभ्य नागरिक बनाता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि नागरिकों के व्यवहार को तार्किक एवं प्रगतिशील मान्यताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो यह आपको पता चला, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम एक और पॉइंट बता देना चाहेंगे कि यह सभ्य समाज की स्थापना में सहायक होता है। क्या? यूसीसी। यूसीसी हम जो शब्द यूज कर रहे हैं, यूसीसी मतलब इसका मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम शॉर्ट में यूसीसी यूज कर रहे हैं। और उसके बाद धार्मिक भेदभाव पर आधारित व्यवहार अनेक बुराइयों को जन्म देता है। यह संहिता वैज्ञानिक, तार्किक एवं प्रगतिशील मान्यताओं पर आधारित होती है, अतः बुराइयों के समापन में सहायक होती है। कौन? यूसीसी, ठीक है। तो अब आपको जो है ये बात समझ में आई। अब इसमें बाधाएं कहाँ पर हैं, इसको लागू करने में क्या समस्याएं हैं, क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है, तो यह भी हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है? राजनीतिक सर्वसम्मति का अभाव रहा है। इसमें सभी जो है दल मिलकर जो है यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें उसमें राजनीतिक सर्वसम्मति का अभाव है। फिर उसके बाद इसमें और क्या चैलेंजेस हैं? जैसे पहला चैलेंज तो ये हो गया कि सर्वसम्मति का अभाव है, सर्वसम्मति का अभाव है, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा क्या है? अगर दूसरा पूछा जाए बाधा क्या हो सकती है, तो सुधारों के प्रति कठोर इच्छा शक्ति का अभाव है। यानी अगर कठोर इच्छा शक्ति हो तो किसी भी काम को किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, जटिल मतलब एकदम जो है, आपको दृढ़ इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो आप नहीं वो काम कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये हो गई दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कठोर इच्छा शक्ति। फिर उसके बाद लोगों में धर्म के प्रति लगाव अधिक रहता है, अतः लोगों को विश्वास में लेना कठिन रहा है। मतलब ऐसे मान के चलिए कि लोग, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वो धर्म को मानते हैं, धर्म को मानना गलत नहीं है, लेकिन यह समझ पाना उनके लिए कठिन हो जाता है शिक्षा के अभाव के कारण कि यह प्रथा कुरीति है या रीति है। यह समझ पाना आज के समय में जो है, या किसी भी समय में कठिन रहा है। और यह काम केवल एजुकेशन ही कर सकता है। जब आपके पास एजुकेशन होगा तो आप अच्छा बुरा समझ सकते हैं, सबके अधिकारों को समझ सकते हैं। तो यही काम हो सकता है कि आप एजुकेशन को जो है सरकार को बढ़ाना चाहिए, एजुकेशन पर पहले ध्यान देना चाहिए, उसके बाद सभी पर ध्यान देना चाहिए।
जब एजुकेशन जो है अच्छा होगा, सभी के पास जो है सब स्किल्ड होंगे, तो स्वाभाविक है बुराइयों का भी धीरे-धीरे अंत होगा और सभी जो है सभी के हम अधिकारों को भी समझेंगे, उसमें महिलाओं के भी अधिकार को समझेंगे और ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों का यह जो है यूसीसी टॉपिक जो है वो हमने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको जो है अब हम जो है जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल मतलब ड्यूटी मतलब मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भाग 4 है, ठीक है, 51 का ये आर्टिकल है जिसके तहत 11 मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके इसमें किसकी सिफारिश पर जो है इनको जो है अपनाया गया है, तो यह भी आपको समझना चाहिए। देखिए स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कब हुआ था? 42वां, हम आपको ऐसे ही याद करा देंगे, 42वां संविधान संशोधन 1986 में, ठीक है। 86 नहीं दोस्तों है, 76 है, ओके ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976। तो आपको ये पता चला 1976 का 1976 यानी 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्वर्ण सिंह की सिफारिशों पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्यों को, ठीक है, जोड़ा गया था। लेकिन बाद में जो है 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है 2002 में हुआ है, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके तहत 11वां मूल अधिकार जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। यह 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वह जो है जोड़ा गया है, मतलब माता पिता को यह कहता है, यह कर्तव्य बन जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आप स्कूल को भेजिए कम से कम। जो है सरकार ने एक प्रावधान जब कर दिया है आर्टिकल 21 ये काम है कि जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो आप उसमें भेजने का कृपा करें और बच्चों को भेजें ताकि सबको जो है ज्ञान प्राप्त हो सके। और तो यह जो है आर्टिकल कहता है, मतलब जो माता पिता या संरक्षक है बच्चे के, वह 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। मतलब जिनको पाला जा रहा है तो उनको, मतलब बच्चों को, ऐसे मान के चलिए, ये इनकी भाषा को ना समझिए, जो है जो स्टैंडर्ड भाषा होती है उसको ना आप समझ के आप सीधे मतलब जो है भाषा को समझिए कि जो 11वां मूल कर्तव्य है, माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दे, मतलब कर्तव्य बताता है। तो यह 11वां मूल कर्तव्य है। और आपको आपका इतना काम रहेगा, जैसे हम ऐसे ओरली बताते चले चलते हैं कि 11वां तो हमने बता दिया, 10 मूल कर्तव्य जो हैं वो हम ओरली बता देते हैं, बाकी आप लोग जो है नेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और आप लोग जो है उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे ओरली पढ़ लीजिएगा, जिसमें 11वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। अब जैसे संविधान का पहला जो मूल कर्तव्य है वो क्या है दोस्तों, हम इस एक मतलब जो है इसमें देखते हैं कि मूल कर्तव्य, जैसे 51 का काम मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब देखिए क्या क्या कर्तव्य होंगे मूल, मतलब हम लोगों के नागरिकों के, मतलब जो नागरिक हैं उनके लिए कर्तव्य बनाए गए हैं। तो वो कर्तव्य क्या क्या है? जैसे पहला कर्तव्य है का संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। तो यह मतलब जो है बताया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तो ये भी आपको स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, ठीक है। तो इनको आपको समझ ले, मतलब जो है
और उसके बाद फिर गा वाला जो है, जो अब उच्च आदर्शों का मतलब समझते हैं कि ऐसे कोटेशन, ऐसे वाक्य जिससे हमको प्रेरणा मिलती है, देशभक्ति की भावना जागती है, तो ऐसे वाक्यों को हमको संजोए रखना है, आदर्शों को संजोए रखना है। आप जैसे गा वाला देखते हैं तीसरा, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सोवरेनिटी, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, तो यह भी मतलब बताया गया है इसमें। घा में क्या बताया गया है, देश की रक्षा करें और आवाहन किए बजाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब अगर कोई भी विपत्ति आपत्ति आती है, समस्या आती है, तो उसमें सरकार जब देश के लिए बुलाए तो आपको जाना है, मतलब जाना चाहिए। यह मतलब जो है एक प्रावधान है, ये आपका अधिकार बनता है, मतलब नैतिक अधिकार बनता है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं की, जैसे मान लीजिए सती प्रथा, दोस्तों सती प्रथा है, जैसे उसको त्याग करिए। ठगी प्रथा है, या ठगी प्रथा तो छोड़िए, उसके बाद जो है जैसे मतलब पर्दा प्रथा है, या आदि कुरीतियां हैं जिनको आपको जो है मतलब नहीं मानना है, ऐसे मान के चलिए, ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको नहीं मानना है। फिर उसके बाद जो है हमारी सामासिक संस्कृति, जो सामाजिक संस्कृति है इसमें, ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेगा और उसका परिरक्षण करें, बिल्कुल उसका जो है संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, वन आते हैं, झील आती, नदी आती, वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, तथा प्रामाणिक प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ठीक है, यह अब देखिए इनको ऐसे पढ़ लेना है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर याद कर सके तो बहुत अच्छा है, ना याद कर पाए तो बहुत बड़ा टेंशन की बात नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन जो आते हैं वो जैसे मान लीजिए स्वर्ण सिंह समिति है वो आ गया किसके माध्यम से, और जो 11वां वाला आता है वो इम्पोर्टेंट है, तो कुछ है जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। अब उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धियों की ऊंचाई को छू सके। ठीक है, और फिर ये वही 11वां है, ये 14 के बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका आज क्लास समाप्त होता है, और दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्द ही। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।